हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिएजेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला के अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसी एक सिंगल टॉपिक से पूछे जाते हैं दैट इज रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। एंड जैसा कि मैं आप सभी को बताता ही हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक्ड है, पूरी एक दूसरे के साथ टॉपिक कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि भाई आप सोच रहे हैं कि सिर्फ पेरिसाइक्लिक पढ़ के हम पेरिसाइक्लिक के 100% क्वेश्चन को ठीक कर जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि रिएजेंट पढ़ के आप रिएजेंट के सारे क्वेश्चन सही कर पाए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके पीछे रीजन ये है, इंटरमीडिएट के साथ एग्जामिनर रिएजेंट भी डाल देगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के साथ एग्जामिनर रिएजेंट भी डाल देगा। अगर अब आपको रिएजेंट टॉपिक नहीं आता है तो फिर आप उस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। सेम ऐसा ही आपका हो सकता है, अगर आपने मान लीजिए रिएजेंट पढ़ लिया है और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नहीं आती तो रिएजेंट वाला पोर्शन तो आपको आता है वो पेरिसाइक्लिक वाला एक स्टेप आपको नहीं आता है। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ये जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज रिएजेंट, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक यही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब है कई बार आपको रिएजेंट से जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब ये है डिफरेंट डिफरेंट नेम रिएक्शंस में रिएजेंट यूज करवा लेगा, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ रिएजेंट यूज करवा लेगा, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के साथ रिएजेंट यूज करवा लेगा। तो इनडायरेक्टली कहने का ये मीनिंग है स्टूडेंट। अभी अगर मैं बात करूं, आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, अभी आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ है CSIR नेट का दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 का आपका पेपर हुआ था 27 दिसंबर 2023 को CSR नेट का। तो यहां पे देखिए अकेले रिएजेंट टॉपिक से 10+ क्वेश्चंस आपका पूछे गए थे। अकेले रिएजेंट टॉपिक से 10+ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि लगभग 34+ मार्क्स के थे। स्टूडेंट, एक ही टॉपिक से 34+ मार्क्स आना नेट एग्जाम में बड़े मायने रखता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, एंड और टॉपिक से भी ये कनेक्टेड है, इसलिए इसको बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि काफी टाइप के रिएजेंट हमें पढ़ने हैं। अब देखिए रिएजेंट को पढ़ने का भी एक वे होता है ना, तो वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जिनका हमें थोड़ा बहुत मैकेनिज्म ध्यान रखना पड़ सकता है, बट सारे रिएजेंट का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होता और हमें ध्यान नहीं रखना। मेन बात होती है रिएजेंट का काम क्या है, उसकी सिलेक्टिविटी, कि ये वाला पर्टिकुलर रिएजेंट इसी वाले पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेगा या ऑक्सीडाइज करेगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रिएजेंट की क्लास नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और आज हम ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको कि हम बेसिकली बोल सकते हैं इपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन से इपोक्साइड आप कैसे बना सकते हैं, ये एक ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट होता है। इसका डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से रिएजेंट यूज करके हम एल्कीन को इपोक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक बार ऑफिशियल सिलेबस देख लेते हैं, जैम नेट गेट का कि ऑफिशियल सिलेबस क्या कहता है, वहां पे क्या क्या चीजें लिखी हुई है। स्टूडेंट, सबसे पहले जो ये आप देख रहे हैं ये आपका CSIR नेट का ऑफिशियल सिलेबस है। CSIR नेट का ऑफिशियल सिलेबस है। देखिए काफी छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन जब पढ़ने जाओगे तब पता लगेगा कि कितना डेप्थ है इस टॉपिक में। ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएजेंट, ये आपका यहाँ पे टाइटल दिया गया है। सबसे पहले कह रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस। स्टूडेंट देखिए बेसिकली ये कह रहा है कि फंक्शनल ग्रुप को इंटर कन्वर्ट कीजिए। जैसे कि अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे आज की क्लास हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको बताया इपोक्सीडेशन, अल्कीन को इपोक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। ये क्या है, अल्कीन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है, इपोक्साइड अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कीन को इपोक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, या तो आपने ऑक्सीडेशन करवाया होगा या आपने रिडक्शन करवाया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है। तो मेन बात दो है यहाँ पे, या तो आपको ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शंस देखने को मिलेंगी
या फिर आपको रिडक्शन बेस्ड रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, और ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाएंगे पर्टिकुलर कॉमन कैटालिस्ट एंड आपका रिएजेंट। तो वो रिएजेंट ही हमें पढ़ने, जो रिएजेंट होंगे या कैटालिस्ट होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री एंड एंजाइमेटिक केमिस्ट्री के सब आपको यूज करने हैं। उसके बाद ये देखिए ये वाला पोर्शन, हालांकि इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ कीमियो, रीजियो एंड स्टीरियो सिलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये भी हम थोड़ा बहुत भाई ये टाइप्स, भाई स्टीरियो सिलेक्टिव क्या होती है, इनेंसो सिलेक्टिव क्या होती है, तो ये हम रिएजेंट के साथ साथ, है ना भाई, ये वाला पर्टिकुलर रिएजेंट इस टाइप के रिएक्शंस को करेगा वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। तो ये आपका नेट का सिलेबस है। इसमें मेन जो बात समझ में आ रही है, हमें 4 टाइप्स के रिएजेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन बेस्ड, रिडक्शन बेस्ड एंड ऑर्गेनोमेटालिक के रिएजेंट्स एंड मिसलेनियस रिएजेंट, ठीक है, यही है मेनली। ये आपका भाई गेट का सिलेबस लिखा हुआ है आपका, ये आपका गेट का ऑफिशियल सिलेबस है। तो गेट के ऑफिशियल सिलेबस में भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले सिंथेसिस, रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, सेलेक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फ्लोइंग कंपाउंड, ये इन्होंने सबस्ट्रेट बता दिया बेसिकली, भाई किस किस सबस्ट्रेट के आपने उनका सिंथेसिस, उनके रिएक्शन, उनका मैकेनिज्म सब कुछ पढ़ना है। जैसे अभी जो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो हम सबस्ट्रेट यूज करते हैं दैट इज अल्कीन। अल्कीन की एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करवाएंगे जिससे कि इपॉक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका सबस्ट्रेट होता है दैट इज अल्कीन। तो ये कह रहा भाई अल्कीन्स की रिएक्शन भी पढ़नी है, अल्काइंस की भी पढ़नी है, एरीन्स की पढ़नी है, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, नाइट्राइल्स, हैलाइड, ये सब। और यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या कहा है कि यूज कीजिएगा यूज ऑफ मैग्नीशियम से जुड़े हुए रिएजेंट, लिथियम से जुड़ा, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ रिएजेंट कौन सा हो सकता है भाई, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिथियम हो गया RU, बेसिकली इसमें हम RI यूज कर सकते हैं, ये भी बेसिकली आपका एक रिएजेंट के तौर पे काम कर सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कॉपर का गिलमंस हो गया, बोरोन के अपने आप में बहुत सारे रिएजेंट्स हैं, जिंक हो गया, है ना, फॉस्फोरस, सल्फर, टिन, सिलिकॉन बेस्ड रिएजेंट का यूज करना है स्टूडेंट। उसके अलावा देखिए ये जो टॉपिक लिखा हुआ ना यहाँ पे, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन थ्रू कपलिंग रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को मैं आपको ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OMC का टॉपिक जब हमने देखा था वहां पे मैंने आपको बताई थी और मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, है ना, अगर आपको ध्यान है, बाकी थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। ये आपका हैक रिएक्शन होगी, सुजुकी हो गई, इसमें मैंने स्पेशली आपको बोला था मेटल्स ध्यान रखिएगा कि कौन सी मेटल यूज होती है, क्योंकि एग्जामिनर जो क्वेश्चन बनाता है वो ये बनाता है भाई यहां से ये प्रोडक्ट बना, भाई ये जैसे कि बोल देगा सोना घास सीरा में कौन सा रिएजेंट यूज हुआ और उस रिएजेंट में कौन सी मेटल होती है। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा देखो भाई आगे फिर कुछ मिसलेनियस ही चीजें आ जाती हैं, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल स्टेप सिंथेसिस, रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक डिस्कनेक्शंस, बहुत कुछ है यहाँ पे पढ़ने को। तो वो सारा हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। उसके बाद देखिए भाई जैम का जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं होता है ना, नेट और गेट में रिएजेंट अपने आप में अलग ही लेवल का होता है। हालांकि भाई जैम का लेवल भी आप देख सकते हैं पिछले कुछ एग्जाम्स में बिल्कुल नेट और गेट लेवल के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। फिर भी मैं आपको सिलेक्टिविटी बताता जाऊंगा कि कहाँ पे आपको कितना डिटेल में पढ़ना है। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो जैम का ऑफिशियल सिलेबस कहता है वो ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पढ़नी है। उसके बाद आपको ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट पढ़ना है, ऑर्गेनोमेटालिक में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है, ऑर्गेनोलिथियम पढ़ना है, ऑर्गेनो कॉपर पढ़ना है, ऑर्गेनो जिंक में आपको सिर्फ रीफॉर्मेस की रिएक्शन के बारे में पढ़ना है बस। तो दिस इज रिएजेंट टॉपिक। हालांकि देखिए काफी छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन लेवल थोड़ा सा मायने रखता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा काफी अच्छे से। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ एक जनरल ओवरव्यू कि कैसे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। तो रिएजेंट को हम 4 पार्ट्स में बेसिकली डिस्कस करके पढ़ेंगे,
है ना। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट ना, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो एक टाइप के जो रिएजेंट होंगे दैट इज ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट। जैसे अल्कीन का, है ना, अल्कीन की रिएक्शन आप एमसीपीबीए के साथ करवा रहे हैं और इपोक्साइड बन रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन, है ना। यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और जहां पे भी ऑक्सीजन ऐड होता है दैट इज ऑक्सीडेशन। तो एक टाइप के जो रिएजेंट होंगे या जो रिएक्शंस होंगी वो होंगी ऑक्सीडेशन बेस्ड, मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सीडेशन। सेकेंड टाइप जो हमें पढ़ना है यहाँ पे दैट इज रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट, रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट ना, जहां पे आपका रिडक्शन हो रहा होगा। थर्ड टाइप के जो रिएजेंट पढ़ने हैं दैट इज ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट। एंड फोर्थ टाइप के जो है आपका दैट इज मिसलेनियस, दैट इज मिसलेनियस रिएजेंट। स्टूडेंट अब क्या होगा ना, जैसे जब भी हम ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट पढ़ रहे होंगे ना, साथ के साथ में उनसे जुड़ी हुई नेम रिएक्शन भी पढ़ लेंगे वहीं पे, है ना। साथ के साथ में उनसे जुड़ी हुई नेम रिएक्शन भी वहीं पे पढ़ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीडेशन बेस्ड में बेयर विलेजर्स ऑक्सीडेशन पढ़ सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का ही इंसर्शन होता है इसमें। साथ के साथ जब हम रिडक्शन बेस्ड रिएजेंट पढ़ रहे होंगे तो उनसे जुड़ी हुई नेम रिएक्शन भी साथ के साथ पढ़ लेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा वुल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, बार्च रिडक्शन, इसके अलावा भी काफी टाइप का रिडक्शन रिएक्शन होता है, तो वो सारी रिएक्शंस हम उसके साथ ही पढ़ लेंगे। एंड सेम हम ऐसा करेंगे आपका ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट के साथ भी उनसे जुड़ी हुई नेम रिएक्शन हम डिस्कस कर लेंगे। तो आप मान के चलिएगा ये रिएजेंट टॉपिक, देखो मैंने काफी आपको नेम रिएक्शन करवा दी थी रिएक्शन इंटरमीडिएट में, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म में और उसके बाद रिएजेंट में। इसके अलावा कुछ इनोलेट केमिस्ट्री से जुड़ी हुई नेम रिएक्शंस बचेंगी, उनके लिए हम अलग से एक फोल्डर बना लेंगे, अलग से एक टॉपिक बना लेंगे जिसमें मिसलेनियस नेम रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपका इनोलेट केमिस्ट्री की रिएक्शंस को छोड़ के आपका 80 to 90% रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस इंटरमीडिएट में कवर हो चुकी है, रिएक्शन मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो चुकी है, आपका कंप्लीट हो चुकी होंगी एंड रिएजेंट में कंप्लीट हो चुकी होंगी। ठीक है, तो चलिए भाई, तो यानी कि ये आपका ओवरव्यू रहता है। अब देखिए भाई, हम पढ़ेंगे रिएजेंट को तो पढ़ेंगे ही, और स्पेशली आज मैंने बताया कि हम इपोक्सिडेशन को पढ़ेंगे, तो बस एक और ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टूडेंट देखिए, हमें अगर मैं बात करूं कि हमें ध्यान क्या रखना है, जैसे अगर आपने रिएक्शन इंटरमीडिएट देखा हो तो वहां पे मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई कहाँ से, भाई जैसे कि आपने देखा होगा रीअरेंजमेंट करवाना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाना, है ना, रिंग एक्सपेंशन करवाना। लेकिन स्टूडेंट रिएजेंट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। रिएजेंट केमिस्ट्री में मैटर करता है क्या, एक तो आपको ध्यान रखना कि सबस्ट्रेट क्या ले रहा, यहाँ पे आपका एक सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबस्ट्रेट आपने क्या लिया है ना, सिलेक्टिविटी। उसके बाद भाई कौन सा, ये जो रिएजेंट है ना, रिएजेंट, इस रिएजेंट की सिलेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लो आपने जो सबस्ट्रेट लिया है उसके अंदर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बट ये वाला रिएजेंट जो है ना किस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है ना। सबसे देखो यहाँ पे मैकेनिज्म इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, सिलेक्टिविटी ऑफ द रिएजेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर रिएजेंट का काम क्या है। जैसे आपको काफी रिएजेंट ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ अलाइलिक अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करेंगे, है ना, तो आपको वही चीज ध्यान रखनी है कि कौन सा रिएजेंट किस काम में आता है, काम इंपॉर्टेंट है ना। जैसे आपने सुना होगा भाई कि आपको भाई आम खाने या आपको भाई पेड़ गिनने की कितने हैं या कहाँ से आम आया है, कैसे आम आया है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर रिएजेंट टॉपिक में हमें आम खाने से मतलब है, यानी कि रिएजेंट के काम से मतलब है ना, कैसे हो रहा है, दैट इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। कुछ रिएजेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट रिएजेंट का काम क्या है वही आपका क्वेश्चन सही करवाएगा। एंड इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, एक तो मैंने आपको बताया कि ये जो रिएजेंट है इसका वर्क क्या होता है, ये सिलेक्टिवली किस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, रिड्यूस करेगा, एंड सेकंड उससे जुड़ी हुई स्टीरियो केमिस्ट्री, उससे जुड़ी हुई स्टीरियो केमिस्ट्री।
बस ये आपके 90% रिएजेंट में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 90% रिएजेंट में अगर आप उनका काम और उनसे जुड़ी हुई प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रख लेते हैं तो आपका हो गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जैसे कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट है, सिन एडिशन शो करेंगे, कुछ आपका एंटी एडिशन शो करेंगे, उस टाइप से मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद भाई फाइनली आपका यहाँ पे बन जाएगा प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट या रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पे हमें मैकेनिज्म ध्यान रखना है, वरना हमें यहाँ पे मैकेनिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। पर्टिकुलर रिएजेंट का काम क्या है और उससे उसके मतलब वही काम में आ गई वो बात है ना, और या तो वो आप मैकेनिज्म से जोड़ देना, लेकिन वो नहीं पूछेगा कि देखो भाई ये आया कहां से है, बस आपको ये पता होना चाहिए सिन एडिशन है या फिर एंटी एडिशन है, वो मेन बात यहाँ पे आपका निकल के आएगी। अब देखिए भाई हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं और फिर हम हमारे टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीडेशन, देखिए भाई हम छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन की अलग अलग डेफिनेशंस दी जाती हैं ऑक्सीडेशंस की। सबसे पहले डेफिनेशंस क्या दी जाती है भाई आपका, कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ये पहले डेफिनेशंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो काफी हद तक आज भी यूज हो जाती है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। जैसे कि आपके पास ये क्या है स्टूडेंट, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ये आपका एच, ये आपका एल्डिहाइड है, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसी ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ जो ऑक्सीजन बाहर निकालता है, ऑक्सीजन उसके पास है, और ये अगर आपका ऑक्सीजन जाके इंसर्ट हो जाती है इस सी एच बॉन्ड में, इस सी एच बॉन्ड में इंसर्ट हो गई, तो ये बेसिकली क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। आपने एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है एंड ऑक्सीजन का एडिशन यहां पे हुआ है, इसलिए दिस इज द ऑक्सीडेशन, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या हो रहा है तो हम बोलते हैं सिंपली ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड देखिए भाई दूसरी डेफिनेशंस जो हम यूज कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ H2, रिमूवल ऑफ H2, अगर कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया भाई CH3, यहाँ पे आपने लिया CH2 एंड यहाँ पे आपने लिया OH, अगर आपने यहाँ पे भाई इसकी रिएक्शन करवा दी किसी पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ, और एक H यहाँ से बाहर निकल गया और दूसरा H ये वाला बाहर निकल गया, यहाँ से दो H बाहर निकल गए, फॉर एग्जाम्पल H2 बाहर निकल गया, तो क्या हुआ होगा, यह आपका CH3, इसके पास दो हाइड्रोजन थे, अब यहाँ पे एक रह गया है और यहाँ पे अब डबल बॉन्ड O आ चुका होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है स्टूडेंट, है ना, देखिए अल्कोहल आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ किस प्रोसेस के द्वारा, H2 के रिमूवल से। हाइड्रोजन का जब रिमूवल हुआ तभी तो आपका अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ ना, तो इसको भी तो हम ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएक्शन बोलते हैं ना। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। उसके बाद देखिए भाई, और जो अभी हम मॉडर्न डेफिनेशंस यूज करते हैं आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या रिडॉक्स रिएक्शंस में, दैट इज, इसको हम क्या बोल देते हैं बेसिकली, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, Fe+2 से अगर आप Fe+3 में चले गए, है ना, Fe+2 से अगर आप Fe+3 में चले गए, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 थी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज कर गया, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। और देखो इसी से जुड़ा हुआ, काफी हद तक इसी से जुड़ा हुआ एक और डेफिनेशन है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो भी आपका ऑक्सीडेशन ही है। वैसे तो आप इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं कि ये Fe+2 है और ये Fe+3 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा तभी जाके ये आपका इससे इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरी भाई हम यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज कर लेते हैं। ये आपका मान लीजिए OH हो गया, ये आपका मान लीजिए OH हो गया, और यहां से जब आप लॉस करवा देते हैं तो ये आपका बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला पर्टिकुलर कंपाउंड आपका बनता है। तो दिस जो है ना, ये भी आपका बेसिकली क्या है,
ये भी आपका ऑक्सीडेशन ही है, ये भी आपका ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू मिल गया होगा ऑक्सीडेशन में हम बेसिकली क्या क्या करने जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, H2 का रिमूवल होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है, तो ये सारा का सारा आपका ऑक्सीडेशन में ही आएगा। अब भाई मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमने तो ये 4 टाइप की क्लास पढ़नी है, तो सबसे फर्स्ट टाइप की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट। ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट। अब इस ऑक्सीडेशन बेस्ड रिएजेंट में भी हमें पहले एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को फिक्स करना होगा। तो इसमें मैं यहाँ पे आपका भाई फिक्स कर रहा हूं। ऑक्सीडेशन बेस्ड तो पढ़ ही रहे हैं, अब इस ऑक्सीडेशन बेस्ड में भी हम एल्कीन सबस्ट्रेट को क्या कर रहे हैं, एल्कीन के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देखेंगे। एल्कीन के ऊपर, तो एल्कीन के ऊपर भाई एल्कीन से एक तो ऑक्सीडेशन करवा के आप इपोक्साइड बना सकते हैं, इपोक्साइड बना सकते हैं। दूसरी और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है आपका एल्कीन से जुड़ी, दैट इज डाईहाइड्रोक्सिलेशन, दैट इज डाईहाइड्रोक्सिलेशन। और भाई देखिए, एंड अगर मैं बात करता हूं तीसरे टाइप की रिएक्शन जो हो सकती है आपका अल्कीन से रिलेटेड, दैट इज ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं ना, अभी आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी टॉपिक की। पहला टॉपिक ही मैं ये क्यों ले रहा हूं, अभी आपका जो पेपर हुआ है दिसंबर 2023 का नेट का, दिसंबर 2023 का जो नेट का पेपर हुआ है, इन तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन था। ओजोनोलिसिस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का सॉरी, ओजोनोलिसिस से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का। डाईहाइड्रोक्सिलेशन से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क्स का। एंड इपोक्साइड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि अकेला इपोक्साइड नहीं था, उसमें और भी रीजन डाले गए थे। तो भाई अल्कीन से जुड़े हुए मेनली 3 टाइप की रिएक्शन हम देखेंगे, इपोक्सिडेशन, डाईहाइड्रोक्सिलेशन, काफी डिफरेंट रिएजेंट्स यूज करेंगे। डाईहाइड्रोक्सिलेशन का मतलब यही होता है डाइओल बनना, अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो हटेगा और वहां पे आपका डाइओल बन जाएगा। ओजोनोलिसिस में आपका डिफरेंट टाइप्स के कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, बड़ा इजी होता है इसको समझना और आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। तो इसमें भी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, पहला हमारा दैट इज इपोक्सिडेशन ऑफ एल्कीन, है ना। इसमें भी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका दैट इज इपोक्सिडेशन ऑफ एल्कीन। तो भाई देखिए यहां पे अगर हम लिख देते हैं इपोक्सिडेशन ऑफ एल्कीन, तो इसमें एक बार मैं जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, फिर हम रिएजेंट देखेंगे कौन कौन से। तो यहां पे क्या रहा होगा भाई आपका, कुछ इस टाइप से मान लेते हैं कि ये आपका एक एल्कीन रहा होगा, एक एल्कीन, और जब आप इसके रिएक्शन करवाएंगे बहुत सारे डिफरेंट रिएजेंट होंगे। जैसे मैं एक बार एक रिएजेंट लिख देता हूं यहाँ पे, आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा MCPBA। MCPBA ये क्या होता है इसको अभी डिस्कस करेंगे। तो यहां से आपको ये वाला एक साइक्लिक, है ना, साइक्लिक ईथर, ये बेसिकली ना जो इपोक्साइड होता है बेसिकली क्या होता है, ये साइक्लिक ईथर ही तो है एक अपने आप में। तो ये हो गया जी आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड जिसको कि अल्कीन बोलते हैं, और ये आपका जो हो गया इसको बोला जाता है बेसिकली आपका इपोक्साइड। ठीक है, अब भाई यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं, है ना, कौन कौन से रिएजेंट यूज किए जाते हैं इपोक्सिडेशन के लिए। तो भाई सबसे जो 90% केसेस में आपको दिखाई देगा दैट इज परऑक्सी एसिड। परऑक्सी एसिड का यूज करते हैं हम आपका इपोक्सिडेशन के लिए। अब देखिए ये परऑक्सी एसिड की बात करते हैं, ये मान लीजिए आपका R हो गया, ये आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O दूसरा O एंड आपका H, है ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको 2 O का लगातार आना, इसी को हम बेसिकली परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं, इसी को ही हम बेसिकली आपका परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। और इसी का, है ना, इसीलिए देखो अगर एक H होता तो एसिड बनता, सिंपल एसिड, यहाँ पे OOH है इसलिए दिस इज परऑक्सी एसिड। तो इपोक्सिडेशन के लिए जो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका रिएजेंट होगा दैट इज कोई भी परऑक्सी एसिड रहा होगा। हालांकि डिफरेंट परऑक्सी एसिड यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने R की जगह
यहाँ पे आपने पीएच रख दिया यानी कि फिनाइल रिंग रख दी है, तो ये बन जाएगा आपका कैसा, इसको क्या बोलेंगे आपका, इसको बोला जाएगा पर बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, पर पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक एसिड बोला जाएगा इसे, है ना, पर बेंजोइक एसिड। अगर मान लीजिए भाई आपने ये जो फिनाइल है आपका, इसके मेटा पोजीशन पे आपने क्लोरो लगा दिया है ना, अब देखिए आपने आर क्या रखा है यहाँ पे, दिस इज बेंजीन, दिस इज फिनाइल, और इसके मेटा पोजीशन पे आपने क्या लगा दिया यहाँ पे, क्लोरीन, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका अब पूरा आर बन गया आर। अगर आपने यहाँ पे ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप लगाया तो अब इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक ना, पर बेंजोइक, पर बेंजोइक एसिड, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। और इसी को स्टूडेंट हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं MCPBA। आपने ये या तो इपोक्साइड के काम में आता है, या फिर आगे हम रिएक्शंस पढ़ेंगे बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन, वहां पे भी हम MCPBA का ही यूज करते हैं। तो ये देखो एम मेटा, एम उसके बाद CPBA, इसका मतलब यही होता है स्टूडेंट, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो ये सिंपल पर बेंजोइक एसिड था, अगर आपने मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया आपका मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। इसके अलावा देखिए मान लो आपने यहाँ पे R की जगह CH3 लगा दिया है, ये जो R था इसकी जगह आपने CH3 लगा दिया, तो इसको बेसिकली आपका बोला जाएगा, है ना, एसिटिक एसिड, या बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं एसिटिक एसिड तो नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली पर एसिटिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड। अब मान लो आपने यहाँ पे CH3 लगा दिया तो इसको बेसिकली बोला जाएगा आपका ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक जो रिएजेंट हम यूज करते हैं यहाँ पे, है ना, इपोक्सिडेशन ऑफ अल्कीन के लिए, दैट इज पर ऑक्सी एसिड। तो MCPBA भी एक प्रकार से पर जो है परऑक्सी एसिड ही होता है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी क्लास हमारे पास आती है रिएजेंट्स की, है ना, जो कि काफी मतलब देखो आएंगी रिएक्शंस, ऐसी बात नहीं है नहीं आएंगी, उनसे भी जुड़ी हुई रिएक्शंस आएंगी। सेकेंड टाइप का जो रिएजेंट देखने को मिलेगा दैट इज DMDO, DMDO इसे बोला जाता है बेसिकली डाई मिथाइल डाई ऑक्सीरेन। इसकी फुल फॉर्म जो होती है डाई मिथाइल डाई ऑक्सीरेन, है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा भाई आपका, ये 2 O हो गए, ये भी बेसिकली एक प्रकार से परऑक्साइड ही है, जहां पे भी 2 O लगातार दिख जाए समझाना। तो ये देखो आपने 2 तो लगा दिए हैं मिथाइल, आपने 2 तो लगा दिए हैं मिथाइल, इसलिए डाई मिथाइल और डाई ऑक्सीरेन। अगर एक ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीरेन बोलते हैं, 2 ऑक्सीजन आ गए तो डाई ऑक्सीरेन बोलते हैं। तो इसका भी यूज किया जाता है एज इपोक्सिडेशन करवाने के लिए। थर्ड जो आपको भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी देखने को मिलेगा, ये आपका बेसिकली है टर्ट ब्यूटाइल, और यहां पे बेसिकली होगा आपका पर ऑक्साइड, है ना, ये देखो ये वाला ग्रुप, इसको बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर आप लिखना चाहते हैं, देखो टर्ट ब्यूटाइल, और ये आपका पर ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी, पर ऑक्साइड लिंकेज यहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। तो टर्ट ब्यूटाइल पर ऑक्साइड हो गया। ठीक है, इसके साथ आपको कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, इसके साथ आपको कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल का कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा। हो सकता है कि वो आपका टाइटेनियम +4 भी रहा हो, टाइटेनियम आपका +4 हो सकता है, उसके बाद टाइटेनियम के बाद वो वेनेडियम +5 भी हो सकता है, वेनेडियम हो सकता है मतलब, उसके बाद मोलिब्डेनियम हो सकता है +6 में, एंड उसके बाद आपका बेसिकली यहाँ पे Re हो सकता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इनके इस आपको देखिए थर्ड टाइप का जो मैं आपको रिएजेंट बता रहा हूँ इपोक्सिडेशन में जो आपको काम आएगा, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल पर ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको आप बोल सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको कोई ट्रांजिशन मेटल रही होगी, उसका कॉम्प्लेक्स दिखाई देगा, हो सकता है वो टाइटेनियम रही हो, वेनेडियम रही हो, मोलिब्डेनियम रही हो, Re रही हो, है ना। और यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है।
है ना। वैसे तो पर ऑक्साइड जो होते हैं ना वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों के तौर पे काम करते हैं, बट यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। बस एक लास्ट फोर्थ और बता देता हूं भाई, जो आपको बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन के काम आता है। दैट इज फोर्थ टाइप का जो रिएजेंट होगा आपका भाई, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ना। फोर्थ टाइप का जो आपको यहाँ पे रिएजेंट देखने को मिलेगा, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखो अब भाई, सबसे पहले हमने देखा कि ये इपॉक्सीडेशन क्या होता है, अल्कीन को इपॉक्साइड में कन्वर्ट किया। अब कौन कौन से रिएजेंट है जो कि ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पर ऑक्सी एसिड है वो ये काम कर सकते हैं। 90% केसेस में आपको पर ऑक्सी एसिड देखने को मिलेगा। सेकंड टाइप का दैट इज DMDO, डाई मिथाइल डाईऑक्सीरेन। थर्ड टाइप का टार्ट ब्यूटाइल हाइड्रोजन परऑक्साइड, प्लस में ट्रांजिशन मेटल का कोई कॉम्प्लेक्स रहा होगा। एंड फोर्थ आपको H2O2 दिखाई देगा। अगर आप सभी ने इनमें कोई चीज नोटिस की हो सारे रिएजेंट में कि यहाँ पे आपको पर ऑक्सी लिंकेज दिखाई दे रही है, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर, इनके अलावा भी बता रहा हूं, जहां पे पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट हो, आप उसकी रिएक्शन अल्कीन के साथ करवाते हैं तो वहां पे इपॉक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। इपॉक्साइड बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। अब थोड़ा सा भाई इसके मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लेते हैं कि इससे ये चीज बन कैसे गई, उसको थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, और उसके बाद तो फिर हमें बहुत डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस डिस्कस करनी ही है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे बेसिकली अगर आप इसके मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच देखना चाहते हैं तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो मैं आपको सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए भाई, ये आपके पास कोई अल्कीन है, अल्कीन। अब अल्कीन आप सभी को, मैं जीओसी में ये बात पढ़ा चुका हूं काफी अच्छे से, कि इसके पास यहाँ पे बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। अल्कीन किसके तौर पे काम कर सकता है भाई, अल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे जो इसका होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होती है। इसीलिए जो अल्कीन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अल्कीन जो होगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आपका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। दूसरी बात मैंने यहाँ पे बताया कि हम यहाँ पे लेते हैं भाई आपका कौन सा, पर ऑक्साइड या पर ऑक्सी एसिड। तो ये आपका बेसिकली मान लेते हैं कि हमारा कोई क्या होगा, ये आपका पर ऑक्सी एसिड है। तो यहाँ पे ये जो काम करता है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का सिग्मा स्टार ये वैकेंट रहेगा, और ये आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। ये आपका एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा। तो ये इसका लूमो वैकेंट होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल वैकेंट होता है। और यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है स्टूडेंट कि अल्कीन का जो होमो है वो होमो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, होमो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, जो पर ऑक्साइड का सिग्मा स्टार वैकेंट होता है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि भाई इपॉक्सीडेशन जब हम करवाते हैं तो अल्कीन एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, एंड आपका जो पर ऑक्साइड जो आपका पर ऑक्सी एसिड होता है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है ना। तो अल्कीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है किसको, पर ऑक्सी एसिड को, और उनके बीच में बॉन्डिंग आपको देखने को मिलती है ना। बाकी अभी मैं डिटेल इसकी बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलता है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, सब कुछ एज इट इज। और यहाँ पे आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा कि ये आपका यहाँ पे पर ऑक्साइड बन गया। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी उसके ऊपर अभी हम आ रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी उसके ऊपर हम आ रहे हैं अभी, ठीक है जी। इस टाइप से आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आइए नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैंने प्रॉपर आपको बुक वर्जन से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहला पॉइंट तो यही था भाई, जो आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहां से चलो लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम अल्कीन टू पर ऑक्सी एसिड या पर ऑक्सी लिंकेज भी आप बोल सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि जरूरी नहीं एसिड हो, पर ऑक्साइड भी हो सकता है। दूसरी बात जो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो अल्कीन होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, एंड जो आपका पर ऑक्सी लिंकेज होती है आपका,
वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती है। एंड यहाँ पे भाई आपका एक बल्की ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे एक आपका बल्की ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। ये देखिए भाई, ये आपका प्रॉपर मैकेनिज्म थोड़ा सा आप देख सकते हैं। The reaction proceed through a concerted pathway. The reaction involve addition of oxygen atom to the double bond with the simultaneous proton transfer from oxygen to carbonyl. तो यहाँ पे यही दिखाया गया स्टूडेंट, देखियो इस अगर आप इससे समझना चाहते हैं, सबसे पहले वो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डोनेट की। अगर इसने यहाँ डोनेट की तो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट की। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, मान लेते हैं इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि इसका मान लो ये नेगेटिव पोर्शन हो गया और ये बेसिकली आपका इसका पॉजिटिव पोर्शन हो गया। ऐसा हम समझ सकते हैं। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में मान लो आपने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, एक जगह नेगेटिव दिखा दिया, दूसरी जगह पॉजिटिव दिखा दिया। ये जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब इसने यहाँ पे पहले क्या हुआ होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर गया होगा स्टूडेंट। ये जो पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है ना, ये आपका काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में काफी ज्यादा रिपल्सन होती है। तो ये बिल्कुल तैयार बैठा रहता है कि भाई मैं ब्रेक हो जाऊं बस, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गया तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया होगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा। तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव, देखो ये वाला जो नेगेटिव कार्बन है जहां पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एंड इस ऑक्सीजन पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक हो ही चुका है, यहाँ नेगेटिव। अब इस बॉन्ड को आपने यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव आया, तो ये डबल बॉन्ड ओ यहाँ बन चुका है। अब डबल बॉन्ड ओ यहाँ बन चुका है। इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब इसने क्या किया, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दी, इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दी, हाइड्रोजन ने, प्रोटॉन ने, और ये इसके साथ आके जुड़ गया। तो यहाँ पे देखो ये आपका OH बन गया और ये आपका C डबल बॉन्ड O यहाँ से बना था, ये R, और ये वाला ऑक्सीजन फाइनली आपका कनेक्ट हो चुका है इस अल्कीन के साथ। इसी को बेसिकली बोला जाता है इपॉक्सीडेशन। तो ये पूरा कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है ना। ये बटरफ्लाई लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ से बटरफ्लाई लाइक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में होंगी चीजें तो और देख सकते हैं आप। यहाँ से आप देख लीजिए भाई, हालांकि इसका जो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं मैकेनिज्म को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो। इस टाइप से आपको एक यहाँ पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट कंसर्टेड मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ये आपका इपोक्साइड बन गया और ये आपका यहाँ से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को देख सकते हैं। ठीक है जी, मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हो जाता है। इसको बेसिकली ना हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये वाला जो पर ऑक्सी लिंकेज है ना, ये इस न्यूक्लियोफाइल पे जाके ऐड होता है। दूसरा वर्जन ये भी बोला जा सकता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पे जो आपकी पर ऑक्सी लिंकेज होती है, इसको बेसिकली आप ये बात जरूर लिख ले कि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन, क्योंकि हमें ना न्यूक्लियोफिलिक इपॉक्सीडेशन के बारे में भी पढ़ना है। हमें इपॉक्सीडेशन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन। यहां पे जो आपका पर ऑक्सी लिंकेज है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती है। यहां पे जो पर ऑक्सी लिंकेज है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करती है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन बोल सकते हैं। अब भाई एक बात हमें ये समझ में आई, जो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बनाए जो बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, रिएक्टिविटी ऑफ इपॉक्सीडेशन या फिर रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन, रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन, ये किसको देखते हुए? अल्कीन को देखते हुए। अल्कीन के टर्म की बात कर रहे हैं, अल्कीन। तो मान लीजिए स्टूडेंट, एक अल्कीन ऐसे है जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, और एक अल्कीन ऐसे है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो आपका लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। अगर लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा तो उसका इपॉक्सीडेशन इतने अच्छे से नहीं होगा, उसका इपॉक्सीडेशन इतने अच्छे से नहीं होगा। मान लेते हैं भैया आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, उसके बाद आपने ये मान लेते हैं A हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे लगाया CH3, ये आपका CH एंड ये आपका CH2, ये आपका ऑप्शन नंबर B हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लगा दिया है यहाँ पे भी आपने लगाया CH3, यहाँ पे भी लगाया आपने CH3, ये आपका ऑप्शन C हो गया। इसी प्रकार मान लेते कि ये आपका CH3 हो गया डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे भी आपका CH3 हो गया,
एंड यहाँ पे भी मान लेते हैं आपका CH3 हो गया, और यहाँ पे भी आपका मान लेते हैं CH3 होगा। अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन बताइए, तो वो क्या होगा, तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा जो रेट होगा वो डी के केस में होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और ए के केस में आपका सबसे कम होगा। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोर इलेक्ट्रॉन, मोर न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन, ऐसा भी बोल सकते हैं। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल उतना ही आपका यहाँ पे अच्छे से अटैक होगा, उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, उतने अच्छे से बॉन्डिंग होगी। तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन है। ये कैसा है आपका, मोर न्यूक्लियोफिलिक अल्कीन है। जितनी ज्यादा अल्कीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना अच्छा वो आपका न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करेगा, और जितना अच्छा वो न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही आपका रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन होगा, उतना ही आपका रेट ऑफ इपॉक्सीडेशन होगा। अब देखो इससे जुड़े हुए जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये आया भाई, आ जाते हैं कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। ये आपने लिया, यहाँ पे आपका CH3 है, ये आपका CH3, ये आपका CH3, और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसकी रिएक्शन बोलेगा कि करवाइए MCPBA के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवानी है, तो बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब आपका है ना सिलेक्टिविटी आ गई कि आप कहाँ पे, एक ये वाला डबल बॉन्ड है जहां पे एक ये अल्कीन है जहां पे आप इपॉक्सीडेशन करवा सकते हैं, और दूसरा ये वाला अल्कीन है, तो कौन से वाले अल्कीन पे आप इपॉक्सीडेशन करवाएंगे, यानी कि कौन सा आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जो भी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का रहेगा एंड उसी का इपॉक्सीडेशन ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे, एक तो मैंने यहाँ पे दिखाया भाई ये रहा, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आप कैसे भी दिखा सकते हैं, अबो बिलो एक बार स्टीरियोकेमिस्ट्री का बिल्कुल डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे, आज की क्लास में ही करेंगे। तो एक ये वाला प्रोडक्ट आपने बनाया, और दूसरा मान लेते कि आपने ये वाला प्रोडक्ट बनाया होता है ना, दूसरा मान लेते कि आपने ये वाला इपॉक्साइड बनाया होता है यहाँ पे, ये आपका CH3 और ये आपका CH3, तो कौन से वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा भाई, कौन से वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, तो पहले वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, और ये वाला बेसिकली आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। आइए एक और एग्जांपल से मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं भाई इस बार आपके पास कुछ इस टाइप का, ये आपका डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड हो गया, और इसकी रिएक्शन आपने करवाई है MCPBA के साथ, MCPBA के साथ आपने एक रिएक्शन करवाई। अब देखिए अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये वाला जो अल्कीन, ये वाला जो डबल बॉन्ड है, दिस इज, या इसके साथ लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, जो कि एक -M ग्रुप के तौर पे काम करेगा, जो कि इस अल्कीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। एंड दिस, इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्जुगेशन में है, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। बट ये वाला जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका आइसोलेटेड है ना, ये किसी कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। तो अगर पूछा जाए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी, यहां तो भाई ये C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इस अल्कीन के पास लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एंड इस अल्कीन के पास आपका मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसलिए अगर आपके पास MCPBA है, जो कि हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन के काम में आता है, इलेक्ट्रोफिलिक इपॉक्सीडेशन के काम में आता है, तो जो भी अल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जो भी अल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वहीं पे आपने इपॉक्साइड बनाना है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर आप मुझसे मेजर प्रोडक्ट पूछते, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप मुझसे मेजर प्रोडक्ट पूछते, तो मैं इस वाले अल्कीन का इपॉक्सीडेशन करवा रहा होता, इस वाले डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन करवा रहा होता। तो ये आपका क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये तो हम कितनी भी बातें करते रहे, लेकिन मेन रेफरेंसेस बुक के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्ट। अभी मैंने जो रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक करवाया आपको लास्ट दिसंबर 2023 के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, है ना। मैंने आपको पायरोलिटिक्स इन एलिमिनेशन करवाया था, उससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। ग्रेब्स फ्रेगमेंटेशन से 4 मार्क्स का क्वेश्चन था।
एंड मैंने आपको टॉपिक करवाया था SNNGP, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस था। तो वो स्टैंडर्ड बुक से काफी बार क्वेश्चंस पूछते हैं, कैरुथर बुक से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो चलो थोड़ा सा हम रेफरेंसेस भी चेक करते रहते हैं। सबसे पहला भाई यहाँ पे जो एक बुक का रेफरेंस क्वेश्चन है वो यही है जो मैंने आपको करवाया है। ये वाला जो आपके पास अल्कीन है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ये ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है, इसीलिए इसी का इपॉक्सीडेशन आपने करवा दिया, इसीलिए इसी का इपॉक्सीडेशन आपने करवाया। दूसरी बात देखिए स्टूडेंट, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट, यही एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे। भाई जैम वाले बच्चे स्पेशली इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखें, ये हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट लेवल के क्वेश्चंस है और यहां से क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद देखिए अगर हम सेकंड क्वेश्चन सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देखें, इसमें क्या ऐसा है जो ऊपर वाले क्वेश्चन से यूनिक है। तो अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं, एक ये वाली अल्कीन है यहाँ पे और एक ये वाली अल्कीन है, तो देखो कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ पे एक आर ग्रुप ये लगा हुआ है और एक आर ग्रुप ये लगा हुआ है, तो जितने आर ग्रुप होंगे या जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अल्कीन के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है और ये वाला आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अगर ये आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो इसी का इपॉक्सीडेशन करवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस वाले पर्टिकुलर डबल बॉन्ड का इपॉक्सीडेशन करवाया और इसका हमने इपॉक्सीडेशन नहीं करवाया। रीजन समझ में आ गया होगा आपको कि रीजन आपका क्या रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल, हालांकि मैंने इन दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको समझा दिए थे, अब आपको ये कहानी यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्कीम 4 या जो भी है यहाँ पे बोला गया इसको, इन द साइक्लिक अल्कीन दैट आर कॉन्फॉर्मेशनली रिजिड। देखो ये दिख गया ना, 3 ऑक्सीजन का मतलब क्या दिख गया। पहले तो आप ये देख लिया करो ये है क्या, दिस इज पर बेंजोइक एसिड, दिस इज पर बेंजोइक एसिड। और यहां पे आपको क्या दिख रहा है, एक अल्कीन दिख रहा है, अल्कीन। तो क्या करना है, इपॉक्सीडेशन करवाएंगे। अब यहां पे आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री का रोल, अब यहां पे आ गया स्टीरियो केमिस्ट्री का रोल कि भाई ऊपर की तरफ हम इपॉक्साइड बनाएं या फिर नीचे की तरफ हम इपॉक्साइड बनाएं। फिलहाल के लिए आप एक बार ध्यान रख ले इस पर्टिकुलर एग्जांपल को कि 95% केसेस में भाई 95% बना आपका ऊपर की तरफ आपने जब इपॉक्साइड बनाया और नीचे वाला आपका लेस बना। इसके लिए रीजन क्या है अभी थोड़ी सी देर में आपको समझ में आएगा, इसके लिए रीजन क्या अभी थोड़ी सी देर में आपको समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगेन ये एक रेफरेंस आप देख सकते हैं, वही सेम क्वेश्चन है ये भी जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा था। ये वाला जो डबल बॉन्ड है, दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, है ना, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन का पार्ट है और ये आपका आइसोलेटेड है, इसलिए आपने आइसोलेटेड वाले डबल बॉन्ड का ही इपॉक्सीडेशन करवा देना है। द आइसोलेटेड अल्कीन अंडरगो रिएक्शन बिफोर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है ना, समझ में आई ये बात आपको। दूसरी बात देखिएगा स्टूडेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी हमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, है ना, ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। A suitable substituent particularly at a allylic position, allylic position क्या होती है भाई, ये देखिए ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इस पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं, अलाइलिक पोजीशन। कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं, या कुछ सम केसेस में होमो अलाइलिक, मतलब अलाइलिक कार्बन से भी नेक्स्ट कार्बन के ऊपर अगर आपका कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा तो वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, जैसे इस OH की जो स्टीरियो है ना वही स्टीरियो आएगी इसकी, मैं उसके ऊपर अभी आऊंगा एक बार, वो सेकंड पार्ट में मैं उसके ऊपर आऊंगा, अभी नहीं आ रहा। देखिए जो मैंने पहली स्लाइड में आपको क्वेश्चन करवाया था ये आपका भाई कैरोथर्स की बुक के रेफरेंसेस हैं, अब ये डायरेक्ट मेंशन है कैरोथर्स की बुक में। ये वाला केस, ये वाला एग्जांपल नंबर 1 था जो मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कैरोथर्स की बुक का। स्टीरियो केमिस्ट्री से अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, अबव बनाओ बिलो बनाओ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली और इसमें भी अगर आप देख रहे हैं तो वही है भाई, ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला कम सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए इसी का हमने इपॉक्सीडेशन करवाना है। यहाँ पे देखो ये वाले दोनों मिथाइल ग्रुप सिस थे तो हमने सिस बना दिया, सिस इपॉक्साइड बनाया। अगर यहाँ पे ट्रांस था तो हमने ट्रांस टाइप का इपॉक्साइड बनाया, ठीक है। इन दोनों एग्जाम्पल में और इन एग्जाम्पल में कोई डिफरेंस नहीं, हालांकि अलग अलग जगह थे। तो ये हमारे पहले टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये हमारे भाई पहले टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, जिसमें आपने भाई एक तो जो चीज नोट की होगी मेरे हिसाब से और जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है अपने आप में,
दैट इज भाई कि आप किस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड के ऊपर इपोक्साइड बनाएंगे, और वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अब हम भाई आगे देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसमें यही बताया गया है, ये सारे कैरोथर्स बुक के रेफरेंस है भाई, ये सारे कैरोथर्स बुक के रेफरेंस है, एंड यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं ये भी बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये आपका परबेंजोइक एसिड है और ये अल्कीन है, इपोक्साइड बना दो। ये दोनों यहाँ पे कैसे नजर आ रहे हैं आपको? अगर आप ये दोनों की स्टीरियो जैसी है वैसी दिखा दो, दोनों को बिलो द बिलो दिखा दिया। यहाँ पे ये ट्रांस टाइप के नजर आ रहे हैं आपको, ये वाला और ये वाला ग्रुप अगर आपको ट्रांस नजर आ रहा है तो आप ट्रांस वाला इपोक्साइड बना दो, ठीक है, ट्रांस वाला इपोक्साइड बना दो। यस, अब भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में अब आपको करवा रहा हूं इपोक्साइड से रिलेटेड। टाइप 2 के क्वेश्चन आप देख लीजिए। अब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ चल रहे हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन। अब मान लीजिए भाई हम यहां पे एक एग्जांपल से शुरुआत कर लेते हैं। ये भाई आपका 5 मेंबर की रिंग है और यहां पे मान लेते हैं कि आपने एक पर्टिकुलर कोई आर ग्रुप लगा दिया है और इसकी रिएक्शन आपने करवानी किसके साथ? MCPBA के साथ। तो बताइए कि आपको किस टाइप का इपोक्साइड मिलेगा, है ना। अब हम स्टीरियो स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे कि भाई कैसी स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी। स्टूडेंट देखिए, अगर हम इस आर ग्रुप की बात करें, इस आर ग्रुप की जगह भी आप लगा लो बेसिकली, एक बार मैं पहले चलो H लगा, चलो ठीक है जो भी है। अगर इस आर की जगह आपका हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन ऊपर हो नीचे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं बनाओ सेम आएगा, है ना। अगर आपका यहाँ पे आर की जगह हाइड्रोजन है तो आप किसी साइड इपोक्साइड बना सकते हैं, सेम ही आएगा, चाहे ऊपर बना देना चाहे नीचे बना देना, है ना। तो मान लो यहाँ पे भाई आपका अबोधी वाला दिखा दिया मैंने, या अबोधी वाला दिखाओ या बिलोदी वाला दिखाओ, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस आर की जगह आपने लगा दिया CH3, अगर इस आर की जगह आपने लगा दिया CH3, अब क्या होगा स्टूडेंट? अब आपको यह देखने को मिलेगा कि ये आपका ये डबल बॉन्ड और यहां पे आपका बिलो दी प्लेन से आपने CH3 लगा दिया। स्टूडेंट अब देखिए, जहां ये बेसिकली जो ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक आपका ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, तो जो भी बल्की ग्रुप रहेगा उसके अपोजिट साइड से अटैक इपोक्सिडेशन होगा। अब ये CH3 अगर आपका बिलो दी प्लेन है तो जो इपोक्सिडेशन होगा वो आपका अबव दी प्लेन से होगा, तो जो बल्की ग्रुप है उससे बचेगा इपोक्सिडेशन। ये CH3 अगर आपका ऐसा है तो ये आपको अबव दी प्लेन वाला मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो अगर ये वाला जो पर्टिकुलर ग्रुप आर है बल्की बल्की, तो इससे जस्ट रिवर्स स्टीरियो केमिस्ट्री होगी इपोक्साइड की। अगर ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप आर है ऐसा जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बना दे, जो कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बना दे, तो जो भी उस पर्टिकुलर आर ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वही सेम स्टीरियो केमिस्ट्री किसकी भी होगी? आपका इपोक्साइड की। मतलब क्या हुआ, इस बात का ध्यान दीजिएगा भाई। अभी अभी आपको एक बात यहां पे बोली गई थी, जो एलाइलिक पोजीशन होती है, जो आपका एलाइलिक पोजीशन होती है, या फिर इन एंड सम केसेस में, कुछ केसेस में होमो एलाइलिक हो, सम केसेस में होमो एलाइलिक हो। तो यहां पे देखिएगा बात क्या होने वाली है। मान लीजिए भाई ये आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आपने लिया और यहां पे ये वाला जो OH है ना, OH दिखाया मैंने स्टूडेंट, इस बार मैंने क्या किसको दिखाया गया? OH को। इसकी रिएक्शन आपने करवानी है MCPBA के साथ। तो देखो पहली बात तो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ये कौन सा है भाई? आपका अलाइलिक कार्बन है और इसके ऊपर ये OH ग्रुप लगा हुआ है। स्टूडेंट OH ग्रुप हो, NH ग्रुप हो, ये पर्टिकुलर ग्रुप क्या करते हैं? ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। जब आप यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, और ये क्या करते हैं? जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसको स्टेबलाइज करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को क्या करेंगे स्टूडेंट? ये स्टेबल करेंगे। अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री इस पर्टिकुलर G ग्रुप की होगी वही स्टीरियो केमिस्ट्री इपोक्साइड की होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो जो बेसिकली बल्कीनेस वाला फैक्टर काम नहीं करता है।
जैसे ये अगर अबोव द प्लेन है तो आप जो इपोक्साइड बनाएंगे वो भी आप अबोव द प्लेन वाला ही बनाएंगे। यहाँ पे जो आप इपोक्साइड बनाएंगे वो भी बेसिकली आप अबोव द प्लेन वाला ही बनाएंगे। मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस OH की होगी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका इपोक्साइड की होगी। इसके जो पीछे रीजन है दैट इज जब यहाँ पे आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो आपका यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेके दो बातें हमने सीख ली है। एक तो अगर ये R ग्रुप बल्की ग्रुप है तो इसके जस्ट रिवर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी आपका इपोक्साइड की। दूसरी बात, अगर अलाइलिक या होमो अलाइलिक क्या होता है भाई, इस अलाइलिक कार्बन से ये वाला कार्बन, काफी बार आप देखेंगे कि अलाइलिक पोजीशन पे OH नहीं है बट उससे नेक्स्ट कार्बन पे OH है, तो होमो अलाइलिक को भी कंसिडर कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस में। ठीक है, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी होगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी जरूरी है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसके पास सिर्फ लोन पेयर, मान लो इसी की जगह अगर OH की जगह OCH3 होता है ना, OH की जगह अगर OCH3 होता तो OCH3 को काउंट नहीं करेंगे, है ना, तो उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अब रिवर्स आएगी, क्योंकि OCH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, बल्कि वो बेसिकली क्या करेगा, बल्कि ग्रुप है, तो उससे जस्ट रिवर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी आपका इपोक्साइड की। ठीक है, तो ये देख लो भाई, ये क्वेश्चंस आपका कैरोथर्स की बुक में रेफरेंस गिवन है। आइए समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपका है OC⋯OMe, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये बेसिकली किसके तौर पे काम करेगा, एक बल्की ग्रुप के तौर पे काम करेगा, है ना। ये आपका जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है नहीं, ये बल्की ग्रुप के तौर पे काम करेगा। तो जो भी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी उसके जस्ट रिवर्स स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी आपका इपोक्साइड की। आप देख सकते हैं कि 60% बनेगा ये वाला प्रोडक्ट। 60% ये वाला प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है, अगर आप इसको अबोव द प्लेन कंसिडर कर रहे हैं तो इपोक्साइड आपका बिलो द प्लेन से बनेगा, और यही आपका मेजर प्रोडक्ट भी होगा, यही आपका मेजर प्रोडक्ट भी होगा। दूसरी बात, अगर आप इसे अबोव द प्लेन कंसिडर कर रहे हैं, है ना, अगर आप इसे अबोव द प्लेन कंसिडर कर रहे हैं तो अबोव द प्लेन वाला इपोक्साइड की परसेंटेज आपका 40% होगी, यानी कि वो माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर आपने यहां पे कोई ऐसा ग्रुप लिया है, ऐसा G ग्रुप लिया है अलाइलिक पोजीशन पे जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, तो ये आपने OH लिया। अब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, देखो OH को अगर आपने अबोव द प्लेन लिया है तो इपोक्साइड अबोव द प्लेन वाला 92% बना है, इसका मतलब ये आपका मेजर प्रोडक्ट है और ये आपका माइनर प्रोडक्ट है, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा भाई काफी अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। आगे देखिए इसी से जुड़े हुए और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, इसी से जुड़े हुए और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं, ये आपका अल्कीन और ये आपका एलाइलिक पोजीशन पे OH लगा हुआ है, MCPBA के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है, तो यहाँ पे यही बताने की कोशिश की जा रही है। देखो पहली बात तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, अगर आप इस Me को बिलो द प्लेन मानेंगे, देखो अलाइलिक पोजीशन पे ये भी है, मिथाइल भी अलाइलिक पोजीशन पे लगा हुआ है, लेकिन मिथाइल कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो कर नहीं सकता, बल्कि वो तो बल्कि ग्रुप के तौर पे काम करेगा। इसलिए जो मिथाइल की अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने बिलो द प्लेन मानी है तो इपोक्साइड को आप अबोव द प्लेन बनाइए, इपोक्साइड को आप अबोव द प्लेन बनाइए, है ना। दूसरी बात, अगर यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखाना चाहता तो वो भी बिल्कुल दिखा सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये O एंड ये आपका BN हो गया, है ना। इस मिथाइल को इन्होंने ऐसा का ऐसा छोड़ा, यहाँ पे मिथाइल ये रहा, इसके बाद ये, एंड यहाँ पे इन्होंने इपोक्साइड इस बार मान लेते हैं कि इन्होंने इपोक्साइड दिखाया बिलो द प्लेन वाला। अगर ये बिलो द प्लेन दिखाया तो इस OH को भी बिलो द प्लेन दिखाएंगे। इससे भी आप ये समझ जाते जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका इपोक्साइड की है, वही स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका इपोक्साइड की है। उसके बाद देखिएगा भाई, है ना, उसके बाद अगर हम देखें इस पर्टिकुलर केस में, चलो इसके ऊपर मैं अभी थोड़ी सी देर में आऊंगा, अभी नहीं। अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री से जुड़े हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली जो आपका फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड। अब इनकी अगर बात करें ना भाई, साइक्लिक कंपाउंड वालों की तो बात कर ही ली मैंने, ये साइक्लिक ही थे सारे। अब फ्यूज्ड साइक्लिक वाले बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप में, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। मान लीजिए कि आपने भाई यहाँ पे लिया
ये कुछ इस प्रकार से आपने 4 मेंबर की रिंग ली और ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने 5 मेंबर की रिंग ली, ये ठीक है। अब मान लेते हैं भाई यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये आपका H हो गया हाइड्रोजन, और ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप हो गया H, और दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी है, सिस। दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है। स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं भाई, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं। इसकी रिएक्शन अगर करवाई जाए किसके साथ, MCPBA के साथ। देखिए अब यहाँ पे तो क्या ना हाइड्रोजन है बेसिकली, अबव द प्लेन भी हाइड्रोजन है, तो बेसिकली आप कहीं से इसका अटैक करवा सकते हैं, क्या ऐसा होगा, या फिर देखिए एक पर्टिकुलर, चलो दोनों बना लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी बना के देखते हैं, और फिर मैं आपको इसका एग्जैक्ट रीजन समझाता हूं कि कैसे हम इसको बनाते हैं। देखिए ये आपने लिया और यहां पे आपने बना दिया अबव द प्लेन, जो इपोक्साइड आपने बनाया वो बेसिकली अबव द प्लेन वाला बनाया, और दूसरा आप कैसे बना सकते हैं यहाँ पे कि जो इपोक्साइड बनाएंगे आप वो बिलो द प्लेन भी बना सकते हैं। दूसरा जो है आप बनाएंगे यहाँ पे ये आपका ये H और ये H। अब ये देखा गया स्टूडेंट कि ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, और ये वाला जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है। रीजन रीजन वही है, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक हिंड्रेंस का ही रीजन है ना, बल्कीनेस का रीजन होता है यहाँ पे भी सेम। आइए इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। देखिए भाई अगर ये फ्यूज्ड है तो मैं एक बार मान लो कोई भी जनरल एग्जांपल ले लेते हैं भाई ना, कोई भी जनरल एग्जांपल ले लीजिए। तो अगर हम फ्यूज्ड रिंग्स की बात करते हैं स्टूडेंट, ये मान लो ये आपका यहाँ पे अल्कीन था, और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं भाई ये आपने कनेक्ट कर दिया, ऐसे 5 मेंबर से कर देना चाहिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये अगर आपका ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन है ना, ये वाला हाइड्रोजन अबव द प्लेन, सेम ये वाला हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन, है ना, ये बात आई समझ में। अब मुझे ये बताओ भाई, एक तो ऊपर की तरफ से आए, ऊपर की तरफ से आने का मतलब है कि ये लेस क्राउडेड है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं। एक आए नीचे की तरफ से, है ना, नीचे की तरफ से क्या है, ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन, देखो ये बात आप ऐसे समझिए कि ये मेरे जो हाथ है ऐसे, ये ऐसे नीचे की तरफ बैंड मान लो, ये रहा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रहा, ये कार्बन। एक तो ऊपर से अटैक करोगे तो सारे कार्बन नीचे की तरफ फेस किए हुए, और दूसरी बात है अगर मान लो ये ऐसे ऊपर की तरफ होता तो फिर नीचे से अटैक करना बड़ा आसान होता। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वाली जो साइट है ऊपर वाली ये आपका लेस क्राउडेड है, ये आपका लेस क्राउडेड है, और नीचे वाली जो साइट है नीचे वाला दैट इज मोर क्राउडेड। तो आप कहां से लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करवाते हैं, आप कहां से अटैक करवाएंगे, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करवाएंगे। स्टूडेंट दूसरी बात देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, अगर आप इसको देखोगे ऐसे ये कनकेव लेंस जैसा दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, कनकेव, तो इसको हम बेसिकली कनकेव पोजीशंस भी बोल सकते हैं, और मोर हिंडर्ड जो पोजीशंस होती है उन्हें हम कनकेव पोजीशंस बोलते हैं, मोर हिंडर्ड। ठीक है, दूसरी बात देखो, ये अगर आप देखोगे ये वाला जो है आपको जो दिख रहा है दैट इज कन्वेक्स लेंस, दैट इज आपका कन्वेक्स लेंस, तो ये आपका लेस हिंडर्ड होता है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, व्हाई दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इसके पीछे रीजन यही है स्टूडेंट, अगर ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है, सारे कार्बन नीचे की तरफ है, सारे कार्बन नीचे की तरफ है, तो नीचे से अटैक करवाना इजी नहीं होगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, इसलिए आप ऊपर से अटैक करवाइए, और ऊपर से अटैक करने वाला इपोक्साइड इज द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात आपको, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये वाला इपोक्साइड आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बट देखो ये चीज मैटर करती है कब, ये चीज मैटर करती है जब ये सिस है, ये चीज मैटर करती है जब ये सिस है। ट्रांस पे नहीं लगा देना भाई इसको, अगर आप ट्रांस पे लगा के सोचेंगे फिर दैट इज डिफरेंट थिंग्स। आइए अगर मान लो एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप से, ये हमने लिया 6 मेंबर की एक रिंग हो गई, या आपका दूसरी 6 मेंबर की एक रिंग हो गई, या आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपने लगा दिया है मिथाइल को, और यहाँ पे आपने लगा दिया हाइड्रोजन को। पहली बात देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप सिस थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये वाला मिथाइल और ये वाला हाइड्रोजन आपका ट्रांस है।
अब यहाँ पे कनकेव कन्वेक्स नहीं देखना, कनकेव कन्वेक्स जो देखेंगे ना, लेस हिंड्रेड साइड और मोर हिंड्रेड साइड, ये तब देखना जब फ्यूज्ड रिंग जो आपका वो बेसिकली सिस हो। ये बात नोट करें, ये बात नोट करें, कन्वेक्स 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 और कन्वेक्स यानी कि लेस हिंडर्ड एंड मोर हिंडर्ड साइट जो आप देखेंगे वो आप तभी देखेंगे, वो आप तभी देखेंगे ओनली फॉर सिस फ्यूज्ड सिस्टम, ओनली ओनली फॉर सिस फ्यूज्ड सिस्टम। ये बात ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सिस्ट फ्यूज्ड के लिए ही देखना है। ट्रांस हो तो नहीं, देख जैसे ये ट्रांस है और अगर आपसे बोल दे कि इसकी रिएक्शन करवाइए MCPBA के साथ, अब आप इसको तो ऐसे सोचो कि भाई मिथाइल तो ऊपर की तरफ है, बाकी सारे कार्बन नीचे की तरफ है, तो है ना, फिर आप क्या बोलेंगे कि ऊपर से ही अटैक करवा देते हैं ना। दैट इज पॉसिबल फॉर सिस, अगर सिस फ्यूज्ड है यहां पे तो वही केस चलेगा। अगर ये वाला Me ऊपर की तरफ है तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन ज्यादा होगी, इसलिए आप बिलो द प्लेन वाला ही क्या बनाए, बिलो द प्लेन वाला ही क्या बनाएंगे, इपोक्साइड बनाएंगे, एंड वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ये मेरी बात आपको होप की काफी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो दिस इज आपका, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और क्लियर कर दें आपको, एक चीज और इसमें क्लियर कर दें, मान लो एक्सिस वाला एग्जांपल और ले लेते हैं, एक्सिस वाला और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये वाला हमने लिया यहाँ पे, ये आपका C डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे आपका CH3 अबव द प्लेन दिखाया हुआ है और ये वाला HB अबव द प्लेन है। अब जो फ्यूज्ड रिंग है वो सिस है, अब जो फ्यूज्ड रिंग है वो सिस है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपका अल्कीन है और ये आपका Me लगा हुआ है। हाँ स्टूडेंट, अब अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं MCPBA के साथ तो अब ध्यान दीजिएगा, देखो ये सिस हो गई तो दो CH3 ऊपर की तरफ है और बाकी सारे कार्बन नीचे की तरफ है ना। अब ये वही कहानी बन गई। देखो अगर हम देखें भाई यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, लेस हिंड्रेड साइट ये वाली थी, तो यहां से इपोक्साइड बनाया था ऊपर ऊपर की तरफ से। अब CH3 ऊपर है ठीक है, लेकिन देखो एक CH3 है ऊपर की तरफ, तो ये इतने सारे कार्बन तो नीचे की तरफ है। अगर इतने सारे कार्बन नीचे की तरफ है तो फिर यहां पे जो इपोक्साइड बनाएंगे वो आप अबव द प्लेन वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा, वो आपका अबव द प्लेन वाला ही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यस इसी तरीके से अगर आप इसको सोचेंगे तो ये देखो आपका अबव द प्लेन वाला ही मेजर प्रोडक्ट बनाओ, इसको आप अबव द प्लेन वाला ही इपोक्साइड बनाए तो ये देखो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। रीजन क्लियर हुआ, रीजन क्लियर हुआ भाई। देखो जब ये ट्रांसफ्यूज्ड रिंग थी तो हमने कन्वेक्स कनकेव कुछ नहीं देखना है ना, क्या देखना है बस ये देखो कि ये वाला जो M है अगर ये अबव द ग्रुप है तो ऊपर से रिपल्सन करेगा और MCPB ठीक है, मतलब नॉर्मल जो कहानी हम सोचते हैं वही। लेकिन अगर ये फ्यूज्ड रिंग आपका सिस है तो फिर आपको कन्वेक्स और कन्वेक्स जो कनकेव और कन्वेक्स साइड देखनी है, लेस हिंड्रेड एंड मोर हिंड्रेड देखनी है। जैसे अगर ये सिस है, ये CH3 कार्बन एक ही ऊपर की तरफ है लेकिन बाकी सारे कार्बन नीचे की तरफ है, नीचे से अटैक मुश्किल होगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, इसलिए ऊपर से ही अटैक करवाएं। और ऊपर से अटैक जब आप करवाएंगे तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। देखता हूं मैं अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन है आपसे तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, बाकी का नहीं तो फिर डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो शार्पनेस इपोक्सिडेशन भी हमें पढ़ना भाई, तो ये रहा जी। अब देखिए स्टूडेंट, होप के स्टीरियो केमिस्ट्री वाला फंडा आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एक और टाइप का बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, बस वो पढ़ा देता हूं क्योंकि जून 2023 के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आया था। स्टूडेंट मान लीजिए कि आपके पास, चलो मैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि वो रिएजेंट में मैं इंटरमीडिएट में मैं आपको वो क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, इंटरमीडिएट में मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं वो क्वेश्चन ही डिस्कस कर देता हूँ। एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपका CSIR नेट जून 2023 के एग्जाम में पूछा गया था 4 मार्क्स का। ये आपका A है और ये आपका B है। ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन
ये एक बेसिकली आपका ये है। इसकी रिएक्शन अगर आप MCPBA के साथ करवाते हो तो A बनता है, और इसी की रिएक्शन जब आप NBS एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड एंड वाटर, स्टूडेंट वाटर, लाइट नहीं है वाटर है, उसके साथ करवाते हो, फिर बेस के साथ करवाते हो तो B मिलता है। तो बताइए A और B क्या होगा? स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, ये वाला ए वाला प्रोडक्ट तो हमने आज डिस्कस कर लिया है। ये अल्कीन है, टर्ट ब्यूटाइल अबव द प्लेन है, मिथाइल अबव द प्लेन है, दोनों के दोनों बल्कि ग्रुप है, इसलिए आप बिलो द प्लेन से इपोक्साइड बनाए, इसलिए आप बिलो दी प्लेन से इपोक्साइड बनाए, क्योंकि ऊपर की तरफ स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगी, तो बिलो की तरफ से इपोक्साइड बनेगा, ठीक है, बिलो दी प्लेन से इपोक्साइड बनेगा, ठीक है। ये अबव दी प्लेन दिखा रखा है, तुरंत हटा दो, ये अबव दी प्लेन लगा रखा है, तुरंत हटा दो, ठीक है। अब आंसर आएगा या तो एक या फिर दो। अब स्टूडेंट देखिए, जब भी हम NBS एंड वाटर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका Br पॉजिटिव ब्रोमीनियम आयन बनता है। अगर आपको कार्बोकटाइन का लेक्चर याद है, कार्बोकटाइन में मैंने आपको ये रिएक्शंस पढ़ाई थी, कार्बोकटाइन में मैंने आपको ये रिएक्शंस पढ़ाई थी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ब्रोमीनियम आयन होता है। अगर ये ब्रोमीनियम आयन है तो सबसे पहले देखो, ये आपका बिलो दी प्लेन से, ये वाला जो अल्कीन है, ये जो अल्कीन है इस Br के ऊपर अटैक करेगा, बिलो दी प्लेन से करेगा, क्योंकि अबो दी प्लेन से तो ये वाले पर्टिकुलर ग्रुप लगे हुए, तो ये आपका Br पॉजिटिव हो गया। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, अब यहाँ पे इन्होंने बेस गिवन है, तो बेस क्या करेगा, ये जो OH नेगेटिव है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा। और ये देखो, अगर हम बात करें भाई ये वाला बिलो दी प्लेन है, तो ये वाला OH पक्का ही अबो दी प्लेन से अटैक करेगा, ये वाला जो OH है वो पक्का ही अबव दी प्लेन से अटैक करेगा। तो अगर आप इसको देखते हैं यहाँ पे, ये आ गया, तो अगर हम इस OH की बात करते हैं, ये अबव दी प्लेन हो गया, और ये वाला जो Br है बेसिकली वो आपका बिलो दी, अभी OH नेगेटिव नहीं अटैक करेगा, ये तो वाटर है ना, पहले ये तो वाटर से ही आएगा भाई, ये वाला OH तो वाटर से ही आएगा, अभी नहीं होगा फिलहाल। ये रहा जी, और ये रहा आपका। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भाई बेसिकली बेस गिवन है, NaOH गिवन है, तो ये वाला NaOH क्या करेगा, इससे एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, और अब ये अबव द प्लेन से यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला Br आपका यहाँ से बाहर निकलेगा, और जो इपोक्साइड है ना, ये बेस ने प्रोटॉन को निकाला, ये आपका ऑक्साइड बना, इसने यहाँ अटैक किया, ये बाहर निकला, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी। और अब आप साफ साफ देख पाएंगे स्टूडेंट कि यहाँ पे जो ये इपोक्साइड बनेगा ना, ये आपका अबव दी प्लेन वाला इपोक्साइड बनेगा, ये बेसिकली आपका अबव दी प्लेन वाला इपोक्साइड बनेगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? मान लीजिए ना, ये जो भी था यहाँ पे वो, तो ए के केस में तो बिलो दी प्लेन वाला बना, ठीक है, और बी के केस में आपका अबव दी वाला बनेगा। तो कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी अगर मान लो इन पर्टिकुलर ग्रुप की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, अगर वैसा आपको इपोक्साइड बनाना है तो आप यूज कीजिएगा Br2 वाटर के साथ बेस, Br2 वाटर के साथ बेस, मतलब बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, और फिर भी आप चाहते हैं कि जो बल्कि ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही इपोक्साइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए, तो उसके लिए आप Br2 वाटर है ना, या फिर NBS वाटर और बेस यूज कीजिएगा, आपको वही वाला पर्टिकुलर इपोक्साइड मिल जाएगा। और ये तो बड़ा सिंपल है अभी जो मैंने बताया। तो ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा गया था जून 2023 के एग्जाम में। दिसंबर का भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूं अभी यहाँ पे कि दिसंबर में कैसा क्वेश्चन पूछा था, हालांकि उसके लिए आपको अभी काफी चीजें पढ़नी पड़ेगी। ये आपका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया था। अल्कीन है, अल्कीन को आपने कुछ इस तरीके के कंपाउंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो बताइए कौन कौन से रिएजेंट यूज करेंगे। देखो यहाँ पे दो, एक तो पहला कि MCPBA ले लें, MCPBA ले लें, या फिर OSO4, तो ये सारी चीजें आपको बाद में समझ में आएगी जब हम सारे टाइप के रिएजेंट पढ़ लेंगे, ठीक है। हालांकि इसका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था वो आपका इपोक्सिडेशन वाले स्टेप से ही समझ में आता लास्ट में। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो भैया हमने बेसिक डिस्कशन किया इपोक्साइड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हमें शार्पलेस इपोक्सिडेशन के बारे में डिस्कशन करना है एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम हमारा इपोक्सिडेशन का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे रिएजेंट की क्लास नंबर 1 थी। होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।